हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो एक गुड न्यूज़ है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर ऑफिशियली लॉन्चिंग द अभ्यास सीरीज और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से। अकाउंटेंसी ही क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने अपने यूपीएससी में जनरली नहीं पढ़ा होता है इफ़ योर ऑप्शनल इज़ नॉट द अकाउंटेंसी, राइट। सो आज से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इस अभ्यास सीरीज में हर दिन हम 10 MCQs को देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, और साथ ही साथ क्वेश्चन और ऑप्शंस को स्टडी करते हुए हम उनके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो अगर आप एकदम बिगिनर हैं तब भी ये सीरीज़ आपके लिए है, और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी ये सीरीज़ ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही, उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू दी अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग होता क्या है, राइट। इसके जो एकदम बेसिक्स हैं उसके रिलेटेड आज हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। ओके, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं जो कंसर्न PDF होगी हर एक लेक्चर की वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो यू शुड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। और आपका पर्पस ये है लेक्चर में कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करना है कि आंसर खुद से देने की कोशिश करनी है, राइट। एनालाइज करने हैं ऑप्शंस को, और अगर आपका आंसर सही है ये आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में, और अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स को भी सीखेंगे। ठीक है, डन। चलो लेट्स स्टार्ट दी क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन, एन डैश इवेंट is known as happening of consequences to a business organization which consist of transactions and which are measurable in monetary terms। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। ये कह रहा है ऐसा इवेंट एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसा इवेंट जो बिजनेस से रिलेटेड है। कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका अगर पर्सनल कोई एक्सपेंस है तो उसको आप नहीं बोलोगे एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस ट्रांजेक्शन से, जिस इवेंट से बिजनेस को फर्क पड़ रहा है उस इवेंट की बात कर रहा है, उस इवेंट का नाम पूछ रहा है आपसे, और जिसमें कि ट्रांजेक्शन आते हैं और जो कि मेजरेबल होते हैं मॉनेटरी टर्म्स में। तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? मैजेस्टिक इवेंट, इकोनॉमिक इवेंट, एक्सटर्नल इवेंट, मेस्मराइजिंग इवेंट, काउंटरिंग इवेंट। तो ये बड़ा सिंपल आंसर इसका, इकोनॉमिक इवेंट। वी कॉल इट इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट वो सारे के सारे इवेंट्स हैं जिससे बिजनेस को फर्क पड़ता है, वही इकोनॉमिक इवेंट हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें कि ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में भी पढ़ेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक इवेंट। देखिए, हर वो इवेंट जिसको आप मनी टर्म्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है जहाँ पे आप परचेज करते हैं मटेरियल को, तो ये बिजनेस के हिसाब से एक इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि इसको मॉनेटरी टर्म्स में आप ले सकते हो। आप देखोगे ना कि जो आपने मटेरियल खरीदा है वो कितने रुपए का है, तो अगर कितने रुपए का है ये आप पता कर सकते हो, तो ये इकोनॉमिक इवेंट हो गया। ठीक है, इसी तरह आपने सामान को बेचा या फिर मशीन को खरीदा, ये सारे के सारे मेजर हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो ये सारे क्लासीफाई होंगे इकोनॉमिक इवेंट एज पर दी बिजनेस क्लासिफिकेशन। अगर आपने अपने भाई की फीस दी है, अपनी सिस्टर की फीस दी है स्कूल की, कॉलेज की, तो वो बिजनेस के रिस्पेक्ट में इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, बिकॉज उससे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस क्या करते हो। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं होगा बिजनेस के लिए, राइट। अच्छा, अब जब हम इवेंट की भी बात करते हैं ना, तो इवेंट भी दो तरह के इवेंट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल इवेंट और एक होता है इंटरनल इवेंट। दोनों में डिफरेंस क्या है एक ब्रीफ में आप समझ लीजिए। जब भी ऐसा इवेंट होता है, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन होता है, इवेंट का मतलब क्या, जो ट्रांजैक्शन है जिसको आप मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो, वही तो इवेंट है, इकोनॉमिक इवेंट है। तो अगर ऐसा इवेंट है जहां पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक पार्टी है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और जो दूसरी पार्टी है वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, तब उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इवेंट। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, सेल ऑफ मर्चेंडाइज टू द कस्टमर। रिबॉक के शूज़ आप बेचते हो, आपने कस्टमर को शूज़ बेच दिए, ये एक तरह का एक्सटर्नल इवेंट है, क्योंकि एक पार्टी बाहर की है, एक पार्टी अंदर की है। इसी तरह से इंटरनल इवेंट क्या होता है, जब दोनों पार्टीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं,
मतलब जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इंटरनल विंग्स में हो रहा है। जैसे कि रॉ मटेरियल की सप्लाई हो रही है इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। इन्वेंट्री डिपार्टमेंट मतलब जो इन्वेंट्रीज को स्टोर करता है। जैसे मान लो आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो लेकिन आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ना, एक कंपनी में इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है जो सारे रॉ मटेरियल्स को स्टोर करता है। अब ये स्टोर करके कहाँ जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जा रहा है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चर एक्चुअली में कर रहा है, तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रहा है वो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो रहा है। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरनल इवेंट है। अगर लेकिन इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर इन्वेंट्री डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है रॉ मटेरियल्स को किसी बाहर के सप्लायर से, तब ये एक्सटर्नल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पार्टी बाहर की है एक पार्टी अंदर की है। बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि इकोनॉमिक इवेंट ऐसा इवेंट है जिसमें ट्रांजेक्शन्स आते हैं और जिसको हम मेजर कर सकते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, और जिसका फर्क बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो देखिए पहले तो आप इसका बेसिक समझिए। जो अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस होता है ना, उसमें सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक इवेंट्स को। और इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हो? क्योंकि वही इवेंट तो आप अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो ना। आप एक बिजनेस हो, आप वही इवेंट तो रिकॉर्ड करोगे ना जो इकोनॉमिक इवेंट होंगे। ठीक है, अब दो एम्प्लॉयज़ की लड़ाई हो गई, एक ने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये आप इकोनॉमिक इवेंट थोड़ी इसको रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इसको थोड़ी रिकॉर्ड करोगे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एज अ बिजनेस ओनर। ठीक है, तो आप वही इवेंट रिकॉर्ड करते हो जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, राइट। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। करेक्ट लग रहा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग है ऐसा प्रोसेस जहां पे आप एंटर करते हो, जब आप एंटर करते हो ट्रांजेक्शन को। अच्छा, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं आता है। अब एक चीज़ समझिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है सबसे पहले उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं हमने पहचान लिया कि ये इकोनॉमिक इवेंट है। सेकेंड जो स्टेप है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो होता है मेजरमेंट का। मतलब आप उस इकोनॉमिक इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर भी करोगे एक्चुअली में। जैसे कि आपने डिप्रिसिएशन का ले लिया। डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, आपने कार खरीदी, हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, तो आप हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो डिप्रिसिएशन को पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। या फिर आपने सामान को खरीदा है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स किया है आपने, तो आप देखोगे ना कि रॉ मटेरियल्स कितने का खरीदा है, उसके बाद ही तो रिकॉर्ड कर पाओगे। तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है, फिर आपने उसको मेजर किया मॉनेटरी टर्म्स में, रुपए की टर्म्स में, देन उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग कम्युनिकेट होती है रिपोर्ट के फॉर्म में मैनेजमेंट को। तो ये 4 स्टेप होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। कौन कौन से, फिर से बताता हूँ। आइडेंटिफिकेशन, देन मेजरमेंट, देन रिकॉर्डिंग, देन कम्युनिकेशन। क्लियर? चलो अब आप ऑप्शन पढ़ोगे, अब आप आंसर कर सकते हो इसका कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। पहला ऑप्शन सही था। सेकंड सेज कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, टू द वेरियस यूजर्स। बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन में यही करते हैं हम। थर्ड ऑप्शन सेज आइडेंटिफाइंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा। गलत है, बिल्कुल गलत जवाब। आइडेंटिफिकेशन में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है, कौन सा नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप था। बट इसमें लिखा है कि इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल डेटा, नहीं, तो इसको क्रॉस करता हूँ, ये गलत है। ये तो इंटरप्रिटेशन है, ये तो लास्ट का है। ठीक है, कम्युनिकेशन के बाद होता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डी ऑप्शन इज मेजरिंग मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स। बिल्कुल सही है ये भी। मेजरमेंट का मतलब क्या होगा, जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको आप क्वांटिफाई कर रहे हो, उसको रुपए के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर रहे हो, उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हैं एक्सेप्ट फॉर दी ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओनली। चलो, एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी बहुत देख चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करूंगा मैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट स्लाइड में ही पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोग सारे आंसर सही कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इट सेज व्हाट इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक इवेंट दैट टेक्स प्लेस एंटायरली विदिन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया था। ऐसा कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है जो हो रहा है एंटायरली विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल विंग्स में हो रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, एक्सटर्नल इवेंट और इंटरनल इवेंट। तो वेरी इजी, इट इज योर इंटरनल इवेंट। और डिस्क्रिप्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको ये दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ऑब्वियसली क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो इंटरनल इवेंट वो इवेंट होते हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
अब देखो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का स्टेप बात की गई है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो, कौन सा आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते हो। यही चीज़ इस क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन सेज अ न्यू कम्युनिकेशन चैनल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द कंपनी। एक न्यू कम्युनिकेशन चैनल इंप्लीमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल, पहले टेलीफोन लाइन्स होती थी कम्युनिकेशन के लिए, बट जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लो एक सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले आए, ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो जहाँ से कम्युनिकेशन हो सकता है। या फिर मान लो कि पहले ईमेल से ही कम्युनिकेशन होता था, बट फिर लैंडलाइन फ़ोन्स, सेंट्रलाइज लैंडलाइन फ़ोन जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए कंपनी ने। तो एक नया कम्युनिकेशन चैनल इंप्लीमेंट किया है सिर्फ, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी आप मेजरमेंट नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में। उसकी जो कॉस्ट आएगी परचेजिंग की वो तो आप मेजर कर सकते हो, बट इम्प्लीमेंटेशन करने का कोई मॉनेटरी टर्म्स में आप उसको मेजर नहीं कर सकते, तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है, एक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, राजलक्ष्मी वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजर ऑफ द कंपनी। अगेन ये मैनेजर आपने अपॉइंटमेंट किया है। अपॉइंटमेंट को आप कैसे मेजर कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में? नहीं कर सकते। हाँ, उसको जब आप सैलरी पे करोगे तो वो एक इकोनॉमिक इवेंट है और उसको आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, बट सिर्फ अपॉइंटमेंट खुद से एक कोई इकोनॉमिक इवेंट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट ऑप्शन, कंपनी पेड सैलरी टू रतन। अब यहाँ पे सैलरी पे की गई है, तो बिल्कुल सही जवाब, ये आपका रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, रोहित वॉज शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट टू सेल्स डिपार्टमेंट। तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। अब किस बेसिस पर रिकॉर्ड करोगे? जब तक आप किसी भी इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, तो आप इसको रिकॉर्ड क्या करोगे? क्योंकि अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट दी इकोनॉमिक इवेंट्स। जब भी आप अकाउंट्स में कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हो ना, उसकी वैल्यू तभी है जब उसका मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजरमेंट कर सकते हो। अकाउंट सिर्फ बात करता है पैसे की और कोई बात नहीं करेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वगैरह बाकी भी चीज़ें लेते हैं, मान लिया, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आपके कोर्स में है वो सिर्फ पैसे की बात करता है, ठीक है। तो रोहित को अगर शिफ्ट किया एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर, बिकॉज यही एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ इवेंट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन एन आउटसाइडर एंड एन ऑर्गेनाइजेशन? ये भी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस करके आ चुके हैं कि ऐसा इवेंट जहाँ पे एक पार्टी आउटसाइडर है और एक विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी इजी, इट्स अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। तो इंटरनल आंसर नहीं है, डायगोनल आंसर नहीं है, हॉरिजॉन्टल इवेंट ये कोई टाइप के इवेंट नहीं है, ये ऐसे ही नाम लिखे गए हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल में आंसर आपको चूज करना है, सो द आंसर इज वेरी ऑब्वियस, इट इज गोइंग टू बी दी एक्सटर्नल इवेंट। क्लियर? चलो, ऑप्शन नंबर ई इज गोइंग टू बी दी आंसर। आई होप अभी तक 5 में से आपके 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे, या फिर नहीं भी हुए हैं तो अब अंडरलाइन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप सारे आंसर सही करोगे जब आप घर में रिवाइज करोगे इस पीपीटी को, ठीक है, इस पीडीएफ को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट सेज मेजरमेंट मींस क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये तो सही लग रहा है। मेजरमेंट का मतलब यही होता है ना कि जब जो इवेंट हुआ है, इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है, उसको आप रुपीस के टर्म पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग द मॉनेटरी यूनिट्स। मॉनेटरी यूनिट्स मतलब रुपीस के टर्म में, डॉलर्स के टर्म पे, किसी भी मॉनेटरी यूनिट्स के टर्म्स में। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड सेज कम्युनिकेशन मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है ये आता है आइडेंटिफिकेशन वाले स्टेप में। हमने डिस्कस किया था ना, पहले आइडेंटिफाई करते हो, फिर मेजरमेंट करते हो, फिर रिकॉर्ड करते हो, फिर कम्युनिकेशन करते हो। अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस में ये 4 स्टेप्स हैं। आइडेंटिफिकेशन में आप ये पता करते हो कि कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट सेज रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन ए गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द आंसर, ठीक है। ओके, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया स्टेटमेंट्स के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्सटर्नल यूजर्स आर द पीपल। अच्छा, पहला समझिए कि यूजर्स क्या होते हैं। अभी हमने यूजर्स का डिस्कशन नहीं किया, पहले मैं आपको यूजर्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो, जब भी हम
कम्युनिकेट कर रहे हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, कर रहे थे ना, तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम कम्युनिकेट कर क्यों रहे थे, किसको कर रहे थे, यूजर्स को कर रहे थे ना। यूजर्स मतलब ऐसे लोग जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूज करेंगे किसी भी डिसीजन को बनाने के लिए। अब यूजर्स एक्सटर्नल यूजर्स भी हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स भी हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जैसे सीईओ, सीएफओ, सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ये सब आपने वर्ड सुने होंगे, है ना, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये, और जब मैनेजर, ये सारे लोग जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, इसको इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे, तो इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि इनको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होगी, कंपनी में कुछ नया इनोवेशन करना होगा, तो इनका एनालिसिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये बिजनेस के अंदर के ही लोग हैं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, जो डे टू डे ऑपरेशन में, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं। अगर ये सारे लोग इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो वी कॉल इट इंटरनल यूजर्स। लेकिन अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टैक्स डिपार्टमेंट देख रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देख रही है, किसी भी पर्पस के लिए, टैक्स डिपार्टमेंट क्यों देखता है आपको पता है, टैक्स पता करने के लिए कि टैक्स सही है कि नहीं है, ठीक है। एमसीए के पास जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जा रहा है, क्योंकि वो कंप्लायंस के लिए देखते हैं कि आपने कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करना पड़ता है, ठीक है, एमसीए के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ, हर कंपनी को। सेबी रेगुलेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेबी अगर चेक करेगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारे यूजर्स क्या हैं, एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल दूं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, बाबा मैं और आप, अगर मेरे को टाटा में इन्वेस्ट करना है तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगा ना। मेरे को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है अगर, या किसी भी स्टार्टअप, किसी भी स्टार्टअप या नई कंपनी है जो जिसका आईपीओ हो गया है, जो पब्लिक कंपनी बन चुकी है, अगर इसमें इन्वेस्ट करना है मुझे, तो मैं उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखूंगा ना, तो मैं एक तरह का एक्सटर्नल यूजर हो गया। अब बात समझ में आ गई, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि कौन यूज कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को पूरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज एक्सटर्नल यूजर्स आर द पीपल इनसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, गलत है। लेबर यूनियंस आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल यूजर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब आप पूछेंगे क्यों। देखो क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज है, मान लो बहुत सारी कंपनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फैक्ट्रीज हैं। लेबर यूनियंस जनरली फॉर्म होते हैं मेंबर से, हर एक कंपनी से, मतलब मेजॉरिटी ऑफ कंपनी को लेते हैं, फिर एक लेबर यूनियन को फॉर्म किया जाता है। किसी एक कंपनी का लेबर यूनियन फॉर्म नहीं होता है, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उसको मिला करके लेबर यूनियन फॉर्म होते हैं। और ये क्यों फॉर्म होते हैं, बेसिकली वेजेस वगैरह सही मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, जितना काम कंपनी करा रही है उसके हिसाब से पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लेबर यूनियंस का काम है जो आपके लेबर्स हैं जिनको वेजेस मिल रही है, उनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनको प्रॉपर वेजेस मिल रही है नहीं मिल रही है इस चीज़ को इंश्योर करना, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी मिल रही नहीं मिल रही है इन सबको इंश्योर करना, वर्किंग कंडीशन कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, इस चीज़ को इंश्योर करना। तो लेबर यूनियंस भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करते हैं, देखेंगे कि प्रॉफिट भैया 3 करोड़ का हो रहा है बट वेजेस दे रहे हैं खाली 300 रुपये पर डे। अगर लेबर यूनियन ने ये देख लिया कि 3 करोड़ का प्रॉफिट ले रहे हो, और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, और आप जो वेजेस पे कर रहे हो, जो कंपनी वेजेस पे कर रही है जो लेबर्स को, वो कर रही है 300 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे, तो बिल्कुल आवाज़ उठाएंगे वो लोग, क्योंकि यहाँ तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। जिस हिसाब से काम ले रही है उस हिसाब से वो वेजेस पे नहीं कर रही है कंपनी। तो लेबर यूनियंस एक तरह के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। डन। लाइन सुपरवाइजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल यूजर, एब्सोल्युटली करेक्ट। लाइन सुपरवाइजर वही होता है ना जो अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जो सुपरवाइज कर रहा है लेबर्स को, सबऑर्डिनेट्स को, तो ये भी इंटरनल यूजर है। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर एब्सोल्युटली करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट। तो देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ है 2 and 3, एंड ऑप्शन नंबर बी सेज 2 and 3, सो यस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन डैश ऑर्डर। देखिए मैंने आपको बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप तभी रिकॉर्ड करोगे जब किसी आप इवेंट को, ट्रांजैक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हो। मेजर करने के बाद आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट क्या रिकॉर्डिंग का तरीका कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी सीक्वेंस में आप रिकॉर्ड कर सकते हो? जी नहीं। आंसर है इसका कि आपको रिकॉर्ड अगर करना है तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करोगे। जो ट्रांजैक्शन पहले हो रहा है उसको पहले रिकॉर्ड करोगे, जो ट्रांजैक्शन बाद में हो रहा है उसको बाद में रिकॉर्ड करोगे। आज भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रजिस्टर मेंटेन होते हैं, तो उस केस में ये क्वेश्चन वैलिड है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही आप करोगे रिकॉर्ड, क्योंकि मैं भी करता था जब तो हमारे वहाँ भी टैली
इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम थोड़ा ढीला है। हो गया था, टैली में मैंने एंट्री करता था। टैली में क्या है, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती, आप डेट डालते हो कोई भी तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर देगा कन्वर्ट। बट रजिस्टर्स भी बनते थे हमारे वहाँ, जिस डिपार्टमेंट में मैं था, तो वहाँ तो मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, कि जो पहले 10 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड करूँगा, फिर 15 अप्रैल का रिकॉर्ड करूँगा। तो फिजिकल बुक्स भी बनती थी, आज ही बनती हैं फिलहाल, जहाँ मैं काम करता था वहाँ तो आज ही बन रही हैं, बाकी डिपार्टमेंट का मुझे नहीं पता, ठीक है। तो रजिस्टर में एंटर करने के लिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि अनसिस्टमैटिक नो, अपवर्ड नो, डायगोनल नो, रैंडम नो, रैंडम ऑर्डर में नहीं कर सकते, आंसर होगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो द इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ओनली। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट। इवेंट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको बताना है कौन एक्सटर्नल इवेंट नहीं है। नहीं है तो जो एक्सटर्नल इवेंट होगा उसमें मैं राइट टिक करूंगा, जो नहीं होगा वो क्रॉस टिक करूंगा, जो क्रॉस होगा वही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि हमको पता करना है विच इज नॉट एन एक्सटर्नल इवेंट। ठीक, सेल ऑफ शूज टू द कस्टमर, एक्सटर्नल इवेंट ये है तो ये आंसर नहीं होगा। रेंडरिंग सर्विसेज टू द कस्टमर, कस्टमर बाहर की पार्टी होती है तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स बाय द स्टोर्स डिपार्टमेंट, मतलब इन्वेंट्री डिपार्टमेंट टू द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ये एक इंटरनल इवेंट है, क्योंकि विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्टीज हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट से ट्रांसफर हो रहा है रॉ मटेरियल, जो स्टोर करता है डिपार्टमेंट वहाँ से ट्रांसफर हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये एक्सटर्नल इवेंट नहीं है, ये इंटरनल इवेंट है। तो यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग विच इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल इवेंट, ठीक है। पर फिर भी नेक्स्ट ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर इज एन आउटसाइड पार्टी, ठीक है, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट है। ई ऑप्शन, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड अगेन एक्सटर्नल पार्टी है, तो ये भी एक्सटर्नल इवेंट है। तो आंसर इसका सिंपल है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जो एक्सटर्नल इवेंट नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10, और ये आप मुझे आंसर करेंगे, मैं आंसर नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। आंसर कैसे करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में आंसर करने वाले हैं आप। वीडियो पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, मैंने आपको बहुत सारे आंसर दे दिए हैं, ये आपको आंसर करना है मुझे, ठीक है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा कि आप सही हो कि नहीं हो, ठीक। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना है। तो बस अब आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंसिडर करेंगे, दैट इज थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो पढ़ने वाले हैं। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा क्लास को, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, कि कितना समझ में आया। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।